हुसैन साहब से मेरी कोई मुलाकात नहीं, ना हुई ना होती है। मैं उनकी सोच से एग्री नहीं करता। वो जो बातें कर रहे हैं, जो उनकी किताब है, मैं उनकी किताब से भी एग्री नहीं करता। वीज़ा दे सकता है बगैर वापस पाकिस्तान भेजने के, मगर उसका कतन मतलब नहीं कि अपनी एम्बेसी और अमले को नज़रअंदाज कर। अस्सलाम वालेकुम। दूसरा रुख के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। 2010 में अमरीकियों को वीज़े किसके कहने पर जारी हुए? उस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की जानिब से अमेरिका में मुतय्यन पाकिस्तानी सफ़ीर हुसैन हक्कानी को लिखे गए ख़त के मंजर आम पर आने से हकीकत वाज़े हो गई। आज साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने मुल्तान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और उन्होंने उस ख़त को ऑन तो किया, साथ ये वजाहत भी की कि ख़त लिखने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अमरीकियों को वीज़ों के इजरा का अमल तेज़ करना था, किसी इदारे या कवानीन को बाईपास करना नहीं था। सवाल ये पैदा होता है कि इस सारे मामले की हकीकत को सामने लाने के लिए क्या एक और कमीशन तश्कील देना होगा या फिर एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट मंजर आम पर लाने से तमाम सवालों के जवाबात सामने आ जाएंगे। और दूसरी जानिब कल यौम पाकिस्तान पर भारत की जानिब से न सिर्फ पाकिस्तान को मुबारकबाद का पैगाम आया, बल्कि भारतीय वज़ीर आज़म ने यह कहा कि टेररिज्म और वायलेंस फ्री माहौल में वो पड़ोसियों से, हमसायों से अच्छे ताल्लुकात कायम करने की ख्वाहिश रखते हैं। ऐसे में पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए पाक अफगान ताल्लुकात और पाक भारत ताल्लुकात की बहाली के लिए खुद को किस तरह से अलाइन करेगा, इसी पर बात होगी आज के शो में। हमारे साथ मौजूद होंगे अवैस लगारी साहब, रुकन कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून के और चेयरमैन हैं कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए अमूर खारजा के। हमारे साथ मौजूद होंगे शहजाद चौधरी साहब, दिफाई तजज़ियाकार हैं, जबकि फैसल करीम कुंडी साबिक डिप्टी स्पीकर और सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हमारे साथ मौजूद होंगे आज के शो में। बहुत शुक्रिया आप तमाम मौजूद मेहमानों का हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। शहजाद चौधरी साहब, जिस तरह से सारे हकायक अनफोल्ड हुए हैं, सारी सिचुएशन अनफोल्ड हुई है, पहले जो है कहना खुर्शीद शाह साहब का कहना कि हुसैन हक्कानी गद्दार था, फिर 2 रोज़ पहले साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब का हुसैन हक्कानी को डिफेंड करना, और फिर कल खत का जो कि कॉन्फिडेंशियल और सीक्रेट खत का उसका मंजर आम पे आ जाना, कितना संजीदा है इस खत का लीक होना, और या फिर इसे एक आम ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर लिया जाए? नहीं, किसी भी ऐसे ख़त का जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भेजा गया है उसका लीक होना मुनासिब नहीं होता। और अगर वो लीक हो रहा है और सीक्रेट कॉरेस्पॉन्डेंस है तो ज़ाहिर है उसके बारे में इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये किस तरीके से लीक हुआ है। हैविंग सेड दैट, मैं आपसे और आपके नाजरीन के लिए, क्योंकि मैं पाकिस्तान के लिए सफारतकारी कर चुका हूँ, सफ़ीर रहा हूँ श्रीलंका में पाकिस्तान के लिए, तो मैं आपके सामने वाजे कर देना चाहता हूँ कि इसका तरीका क्या। कैटेगरीज़ होती हैं वीज़ों की। जो भी गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं, गवर्नमेंट के सर्वेंट्स होते हैं, उसका जो वीज़ा होता है वो होस्ट गवर्नमेंट खुद क्लियर करती है। इसका मतलब है कि जितनी भी मैकेनिज़म्स होंगी उस होस्ट गवर्नमेंट की, मिसाल के तौर पर अमरीकियों ने पाकिस्तान आना था तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास उनके नाम पहले आ जाएंगे, आने के बाद यहाँ से क्लियरेंस मिलेगी, क्लियरेंस मिलने के बाद वो नाम और उनके वीज़े यहाँ से क्लियर होके अमेरिका जाएंगे हमारे सफारत खाने में, जो कि उसके ऊपर उसको स्टैंप करेंगे और तब वो आ पाएंगे। ये गवर्नमेंट के मुलाजमीन का है। फिर दूसरी कैटेगरी आती है उन लोगों की जो कि प्राइवेट लोग हैं, विज़िट पे आना चाहते हैं, टूरिस्ट्स हैं, बिज़नेस के लिए आना चाहते हैं। उसकी असेसमेंट जो होती है वो वहाँ पे जो वीज़ा ऑफिसर होता है वो करता है। उसके पास ऑलरेडी प्री डिटर्मिन्ड तरीका है, उसको पता है, उसने इंटरव्यू करना है, डिटर्मिन करना है कि ये वाकई जेन्युइनली वो लोग हैं जो कि जिस मकसद का बता रहे हैं उसके लिए जा रहे हैं या नहीं जा रहे। तीसरी कैटेगरी वो है जिनको के एम्बेसडर साहब हर चीज़ को ओवररूल करके वीज़ा दे सकते हैं। ये याद रखें कि हर मिशन और एम्बेसी के अंदर एम्बेसडर ही उसका करता धरता है, वो फाइनल अथॉरिटी है। वो अपने वीज़ा अफसर को भी ओवररूल कर सकता है, वो किसी अटैचे को भी ओवररूल कर सकता है, वो हर एक चीज़ को ओवर सकता है। हाँ, ऐसा एम्बेसडर जो काम करेगा वो ज़ाहिर है सबसे पहले जिम्मेदारी खुद अपने सर पे उठा रहा है। अगर उसको ये पता है कि मैंने पाकिस्तान कभी नहीं जाना और मैं एक ऐसा काम कर रहा हूँ जो कि कवायद और ज़वाबित के ख़िलाफ़ है और मुझे इसकी जवाबदेही नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं होगा किसी के लिए, तो फिर उस सूरत में वो एक पाकिस्तान के साथ या पाकिस्तान के जो कवानीन हैं उनके साथ वो एक घिनौना मजाक खेल रहा है ये आदमी। हुसैन हक्कानी साहब वाली सूरत हाल में आपको वो कैटेगरी फिट होती दिखाई दे रही है?
देखिए, ये तो अब यही चीज़ है जिसको कि इन्वेस्टिगेट करना है। मुझे यूँ लगता है कि जैसे कि अमरीकियों ने हुसैन हक्कानी साहब के साथ मिल के, यानी उनके तल्लुकात तो होंगे और वो बताएंगे आपको कि मेरा काम ही ये था कि तल्लुकात रखूं, लेकिन क्या उसके बदले में वीज़े देने की, यानी क्विड प्रो को ये था कि आप हमें वीज़े दिलवाएं या वीज़े इन लोगों को दे दें और जल्दी काम कर दें ताकि हमारे लोग ये जल्दी पहुँचें। और उसके लिए फिर हुसैन हक्कानी साहब ने हुकूमत वक्त को लिखा कि जी मुझे बहुत तंग किया जा रहा है, या प्राइम मिनिस्टर को कॉन्फिडेंस में लिया या प्रेसिडेंट को, और एक खत के जरिए वो अथॉरिटी और वो अप्रूवल हासिल कर लिया, जो कि प्री क्लियर्ड एक किस्म की अथॉरिटी थी। यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर आजिज धामरा साहब ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया धामरा साहब हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। हुसैन हक्कानी साहब के आर्टिकल के बाद खुर्शीद शाह साहब ने उन्हें गद्दार कहा, उसके बाद आसिफ जरदारी साहब ने 2 रोज़ पहले उन्हें डिफेंड किया हुसैन हक्कानी साहब को और कहा कि उन्हें वीज़ों के इजरा के लिए कोई खुसूसी इख्तियारात हासिल नहीं थे। लेकिन ख़त के मंजर आम पे आने के बाद आज यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का एतराफ़ करना कि ख़त और ख़त को ऑन करना, क्या ये मजबूरी बन चुकी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए? देखें जी, खत का मंजर पे आना या अब वजीर आजम गिलानी साहब ने उसको ऑन भी किया है, मगर एक दूसरी बात भी हुई है। इसी हुसैन हक्कानी के आर्टिकल पर सेनेट में बड़ी तफसीली डिबेट हुई है और उसमें चेयरमैन सेनेट साहब ने एक दूसरी तरफ भी इशारा किया है कि जनरल मुशर्रफ के दौर में तो बगैर वीजा के और इमिग्रेशन से भी गुजरना नहीं पड़ रहा था अमेरिकन को, और कार्गो के बराबर एक गेट था जो बगैर वीजा के भी आते जाते रहे हैं। तो उसामा को ढूंढने का जो मामला है उस पर तो एक कमीशन बननी चाहिए कि किसने ढूंढा, और वीजा पे आने वालों ने ढूंढा या उससे पहले आने वालों ने ढूंढा या बगैर वीजा पे आने वालों ने ढूंढा। मगर एक खत है जिसका उन्होंने ऑन किया है, मगर ये सारी जो सूरत हाल है उसमें इस सारी चीज को देखना चाहिए जो सेनेट के अंदर डिबेट में सामने आई है कि कौन वो लोग हैं जिन्होंने उसामा को ढूंढा है। लेकिन जरदारी साहब ने यह कहा है कि उन पे उस वक्त दबाव था पार्लियामेंट का भी और एस्टेब्लिशमेंट का भी उस रिपोर्ट को पब्लिक करने में, तो अब वो दबाव जो है आप वो शिफ्ट करना चाह रहे हैं नून लीग पे? नहीं, हम कह रहे हैं कि अगर जरूरी समझा जाता है कि पीपल्स पार्टी उस टाइम दबाव में थी या कोई मसलियत में थी, तो आप कमीशन में तो सारी चीजें आ गई होंगी, उसको आप कर दें, सारा पता पड़ जाएगा। ठीक है। अवैस ज़रदारी साहब, सरकारी खत के मंजर आम पे आने के बाद आज यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का उस खत को ऑन भी करना, हुकूमत ने कितना संजीदा लिया है इस सारी सूरत हाल को, इस सारे मामले को? खत का मंजर आम पे आना काफ़ी है या फिर हकायक से पर्दा उठाने के लिए ख्वाजा आसिफ साहब की तजवीज़ के मुताबिक पार्लिमानी कमीशन बनना चाहिए? देखिए, ये मामला जब अखबारात के अंदर हुसैन हक्कानी के बयानात सामने आए और वॉशिंगटन पोस्ट की स्टोरी और उसका जो इंटरव्यू था वो सामने आया, जो और उसने ख़ुद इस बात को ओन अप किया कि उसने कुछ अमरीकनों को जी फैसिलिटेट किया था पाकिस्तान की सॉइल के ऊपर आने के लिए और उनको आउट ऑफ द वे जाके हेल्प किया था। ये मामला उस वक़्त हुकूमत की तरफ से, बल्कि ट्रेजरी जी बेंचेस की तरफ से, मैंने ख़ुद बतौर चेयरमैन फॉरेन रिलेशंस कमेटी पार्लियामेंट के अंदर पहली दफ़ा उठाया, जिसके ऊपर खुर्शीद शाह ने रिस्पॉन्ड किया और उस बात को आए बाएं शाएं कर गए, जिसके बाद डिफेंस मिनिस्टर ने इसकी बाकायदा तहकीक और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए एक प्रोब के लिए पार्लियामेंट्री कमीशन का रिकमेंड किया। कौमी असम्बली के स्पीकर ने उस पार्लियामेंट्री कमीशन के फॉर्मेशन की रिकमेंडेशन के ऊपर मेरे अंदाजे के मुताबिक एक अच्छी रूलिंग दी और उन्होंने ये कहा कि ऑलरेडी जो हमारी पार्लियामानी जी कमिटीज़ हैं इन प्लेस, उनको बार बार हम लोग डिराइड करते हैं और उनकी सिग्निफिकेंस को ओवर रूल कर देते हैं नई नई पार्लियामेंट्री डी कमिटीज़ बना के स्पेसिफिक पर्पस के लिए। इसलिए उन्होंने खारजा उमूर कमेटी को, जिसको मैं चेयर कर रहा हूँ, उसको ये बात दी सौंपी कि आप इस चीज़ को ज़रा देख के और इसकी तहकीकात जो हैं, जिसको आपने बुलाना है, जिसको रिकॉर्ड करना है, जिसकी बातचीत आपने सुननी है, उसको जी करें, जिसके अंदर जाहिर है उस वक़्त की हुकूमत के जो ज़िम्मेवार अशख़ास थे वो भी होंगे जिन्होंने एबटाबाद कमीशन फॉर्म किया, वो भी होंगे जिन्होंने एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट को नहीं उस वक़्त इशू किया, वो भी होंगे जिसके अंदर हम तो सबसे पहले जिस शख्स की वजह से ये सारा मामला क्रिएट हुआ है और ये सब कंट्रोवर्सी उठी है, सबसे पहले तो हम हुसैन हक्कानी को भी बुलाना चाहेंगे ना कि वो आए पाकिस्तानी सॉइल की। हाँ, आपकी कमेटी कब इन्वेस्टिगेट कर रही है मामले को? हमारी कमेटी जी इस वक्त
अगले 1-1.5 हफ्ते के अंदर हम इस चीज़ को, हर मामलात को, कि इसके बेसिकली टर्म्स ऑफ रेफरेंस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के, या जो जी कमेटी की तरफ से जी प्रोब होगा उसके अंदर क्या सवालात आने चाहिए, हम ओपन एंडेड इस मामले को बिल्कुल नॉन प्रोफेशनली हम लोग नहीं रखेंगे। मैं नहीं रखूंगा एज द चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी। हम लोग स्पेसिफिक क्वेश्चंस ड्रॉप करेंगे। मुशर्रफ के ज़माने में कौन आता था, उसके ज़माने में कौन नहीं आता था, वो आप नई, बेशक नई जिस कमेटी को भी सौंपना चाहें उस इशू को असेंबली में उठाएं, और जिस कमेटी को सौंपना चाहें, इमिग्रेशन वालों को सौंपना चाहें, इंटीरियर को सौंपना चाहें। गुफ्तगू सिलसिला जारी रहेगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अवैस नकवी साहब, ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे कि कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए अमूर खारजा हुसैन हक्कानी साहब के इंकशाफात की बिना पर तहकीकात करेगी सारे मामले की तह तक पहुंचने के लिए। आप अपनी बात मुकम्मल कर लीजिए। जी बहुत शुक्रिया। मेरा कहने का उस वक्त मतलब ये था कि हम लोग एक स्पेसिफिक, हम लोग इसको बिल्कुल लूज एंडेड नहीं रखेंगे कि पिछले तमाम अदवार में 1947 से लेके अभी तक किस किस ने क्या किया क्या नहीं किया। हमारे सामने एक स्पेसिफिक इशू हमें रेफर किया गया है और हम उसी एक स्पेसिफिक इशू के ऊपर फोकस करके। शहजाद चौधरी साहब, जिस तरह बात हुई ब्रेक से पहले, हमने कमीशन की बात की कि एबटाबाद कमीशन रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पे आ जाने से तमाम सवालात के जवाबात मिल जाएंगे, या फिर एक और कमीशन बनना चाहिए इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए? देखिए, आपके इस मामले के अंदर एक आदमी है जिसने ओनरशिप ली है कि उसने फैसिलिटेट किया अमेरिकियों के वीज़ा प्रोसेस को, और उसने ये कहा कि मैंने अमेरिकी एजेंट्स या उनके स्पेशल जो उसके जो हैं एक्शन के लोग, उनको भिजवाया यहाँ पे। एक स्टेटमेंट इनिशियल आई जिसको कि लोगों ने कहा कि ये आम तौर पे वही बातें हैं जो पहले हो चुकी हैं या जो लोगों की नॉलेज में है। उसके बाद फिर एक ख़त रिलीज़ होता है जो कि प्राइम मिनिस्टर हाउस से लिखा गया या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लिखा गया। उस ख़त की वजह से अब ये मामला बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका है। साथ ही एक और तीसरा ख़त है जो कि फ़ॉरेन ऑफिस ने लिखा है एम्बेसडर हक्कानी को उसी 2-1 महीने के बाद, जिसकी जो ये कह रहा है कि इन लोगों को वीज़ा नहीं देना। बिल्कुल। अच्छा, उसके बावजूद अगर उन लोगों को वीज़ा दे दिया गया है और वो लोग आ गए हैं पाकिस्तान में, तो यही चीज़ें आप डिटर्मिन करनी है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या एबटाबाद कमीशन की जो इंक्वायरी थी उसने इन मामलात को देखा था? क्या ये उस वक्त ये मामलात मान लिए गए थे, ये चीज़ें सामने आ गई थी, इनके सबूत अवेलेबल थे? और अगर वो नहीं थे तो फिर वो एबटाबाद इंक्वायरी वो बाकी मामलात में तो बिल्कुल सही होगी और उसने अपनी हद तक कुछ काम किया होगा। लेकिन ये जो मामलात हैं जिसके अंदर के ओवरराइड किया गया बाय द एम्बेसडर और फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी भी नहीं उठा रहा, तो फिर उस सूरत में और उसको फिर स्पेशली ऑथराइज़ किया जाए यहाँ से पाकिस्तान से बाय हुकूमत वक्त की तरफ से, तो फिर इसका मतलब यह है कि कम से कम हुकूमत वक्त जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी, उनको अपने आप को क्लियर ज़रूर करना चाहिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए, चाहे वो अब नेशनल असम्बली की कमेटी करे या कोई और जुडिशल कमीशन करे, लेकिन ये मामला तो ज़रूर आने चाहिए, वरना आने वाले इलेक्शन में और आने वाले वक्तों में पीपल्स पार्टी पे एक और बड़ा बोझ और ये बैगेज बन जाएगा उनके ऊपर। तो मेरा ख्याल है कि बजाय इसके कि इस मामले को 1947 से लेकर आज तक किया जाए, या ये कि मुशर्रफ के दौर से शुरू होकर आज तक किया जाए, ये किया जाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को इससे पाक साफ करवाए और इसकी इन्वेस्टिगेशन की वो भी। आज यूसुफ रजा गिलानी साहब ने ये तजवीज़ दी है, उन्होंने ये ऑफर किया यूसुफ रजा गिलानी साहब ने कि 2002 से 2017 तक जितने भी वीज़े अमेरिकियों को जारी हुए तमाम मामले की तहकीकात की जाए। नहीं, देखिए ये तो वही वाली बात है ना कि जब पनामा का केस हुआ था, उन्होंने कहा अच्छा ये कहाँ से शुरू करनी चाहिए करप्शन की जो तहकीकात है, वो तो फिर आप ये है ना कि आप उसको ट्रक की बत्ती के पीछे लोगों को लगा रहे हैं ताकि किसी नतीजे पे ही ना पहुँचे। कहाँ लोग मर गए, जो मर गए उनका क्या बनेगा, जो नहीं है अवेलेबल उनका क्या बनेगा, मुशर्रफ को कहाँ से लाएंगे, मुशर्रफ को नहीं लाएंगे तो हक्कानी को कहाँ से लाएंगे, ये तो वो वाली बातें हैं। मेरा ख्याल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि इस पर बहुत बड़े सवालात आज जरदारी साहब और यूसुफ रजा गिलानी के ऊपर उठ रहे हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बैठे बैठे खाम खा में उनकी हुसैन हक्कानी के कारनामों की जो कीमत है वो अदा नहीं करनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गलत है इस मामले में, अगर वो इसको कंफ्यूज करना चाहती है मामले को। अब अवैस नकवी साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि और कितने इस किस्म के सफ़ीर हैं और कितने इस किस्म के खतूत हिस्ट्री में लिखे गए हैं
वजीर आजम के दफ्तर से किसी हम पाकिस्तान के एक सफ़ीर जो अमेरिका में बैठे हुए हैं कि आपको स्पेशल इस किस्म के वीज़े देने की अथॉरिटी हम दे रहे हैं? कितनी दफ़ा हुआ है हिस्ट्री के अंदर? और ये जिस तरह शहजाद साहब कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी को अपने आप को क्लैरिफाई करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया है आसिफ जरदारी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जिसके ऑर्डर के ऊपर ये किया गया था कि आपने खसूसी ये खत लिखने की जरूरत क्या पड़ी, आपको क्यों लिखा गया? सही है। और आजिज धामरा साहब के साथ क्लियर करना पड़ेगा अपने आप को। ठीक है, आजिज धामरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज धामरा साहब, दोनों हमारे जो गेस्ट हैं वो यही बात कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी पे अब बहुत बड़ा दबाव है, उन्हें अपने आप को क्लियर करना होगा। गिलानी साहब लाख तावीलें दें, लेकिन वजाहत तो उन्हें हर सूरत में देनी पड़ेगी, अपने आप को पाक तो करना पड़ेगा। माजी के अंदर जब से पीपल्स पार्टी वजूद में आई है, हुब्बुल वतनी के बहुत सारे सर्टिफिकेट पीपल्स पार्टी ने दिए हैं, पीपल्स पार्टी के ऊपर बहुत सारे इल्जामात लगे हैं। मगर मैं कह रहा हूं कि बनाइए एक कमीशन, और उसमें यूसुफ रजा गिलानी साहब ने बात बिल्कुल ठीक की है, और मैंने भी अभी कहा है कि फिर जनरल मुशर्रफ को आप उससे माइनस नहीं कर सकते। ये कैसे मुमकिन है कि कोई आइन को तोड़े, उससे कोई सवाल नहीं होगा। कोई कितना भी बुरा काम डॉन लीक्स हो, कोई इससे कोई सवाल नहीं पूछेगा। जनरल मुशर्रफ के ऊपर ये सवाल है, उससे कोई सवाल नहीं पूछेगा। सिर्फ पीपल्स पार्टी को फोकस करना है, तो ये समझ में आने वाली बात है। बहुत पुरानी हिस्ट्री है पीपल्स पार्टी पर सवाल उठाने की। मगर मैं कहता हूं कि वो जो कमीशन की रिपोर्ट पड़ी है वो ओपन कीजिएगा, जरा सारा पता पड़ जाएगा। लेकिन धामरा साहब, बात है कि एक खत है जो मंजर आम पे आ गया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसे डिनाई कर नहीं सकती है। गिलानी साहब उसको ऑन कर रहे हैं, डिसऑन नहीं कर रहे हैं। तो 2 रोज पहले जरदारी साहब डिफेंड कर रहे थे हुसैन हक्कानी साहब को कि उनके पास उन्हें कोई इख्तियारात नहीं दिए, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। देखें, एक तो उस शख्स की क्रेडिबिलिटी का सवाल जो हर जगह आम है, मशहूर है, मगर बावजूद उस बात के बहुत सारे शख्सियात होते हैं जो जनरल मुशर्रफ के जो राइट हैंड थे, आज इस हुकूमत के तर्जुमान बने हुए हैं, आज इस हुकूमत के राइट हैंड बने हुए हैं। तो क्या उस टाइम के तमाम गलत इक़दाम के जवाब जनरल अपना नवाज शरीफ साहब को भी देने चाहिए? फिर सही है, ठीक है। सारे लोग जो कहीं ना कहीं घूम फिर के किसी ना किसी हुकूमतों का हिस्सा रहते हैं, तो कमीशन बननी चाहिए ना। पीपल्स पार्टी के ऊपर इस तरह के सवाल मादी में बहुत सारे उठाए गए, उनको सिक्योरिटी रिस्क भी करार दिया गया। सबको शायद एक दफा फिर मौका मिल गया है पीपल्स पार्टी को, क्योंकि इलेक्शन करीब आ चुकी है, इस तरह के सवाल उठाने के, तो हम तैयार हैं। चले, कुछ कहना चाह रहे हैं शहजाद चौधरी साहब, कुछ कहना चाह रहे हैं, धामरा साहब उन्हें सुन लेते हैं। देखिए हर शख्स को अपने गुनाहों का हिसाब देना। अगर जनरल मुशर्रफ ने गुनाह किए हैं, उसने उसका हिसाब देना है। वो जब भी पाकिस्तान आएगा अदालत में पेश होना पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर मुकदमात खुले हुए हैं। आर्टिकल 6 का मुकदमा उसके ऊपर जारी है। अच्छा, इसलिए उसके गुनाह उस पर साबित होंगे। अगर उसके बाद जो उस एक आदमी के गुनाह की वजह से बाकी लोग अपने गुनाह जस्टिफाई नहीं कर सकते। हर शख्स को अपने गुनाहों का हिसाब देना है अगर गुनाह किए हैं। और इस वक्त इस किस्म का ख्याल और इस किस्म का इजहार किया जा रहा है कि शायद ऐसी गलतियाँ पीपल्स पार्टी के दौर में हुई हैं। हो सकता है उसकी वजूहात हो सकता है उसकी एक्सप्लेनेशंस हो, लेकिन वो चूँकि सामने नहीं आ रही, बजाय इसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्सेस द रेस्ट एक जंग बनाने के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपने आप को इससे वाज़ेह और शफाफ तरीके से क्लियर करना है इस चीज़ से। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खुदा न खास्ता खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने पाँव पे खड़ी हो, स्ट्रांग हो, इलेक्शन बेहतरीन तरीके से लड़े। लेकिन इस किस्म के बोझ और बैगेज के साथ तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का परफॉर्म करना। चौधरी साहब, आज ये है वो चीज। जी चौधरी साहब, आज गिलानी साहब ने यह भी कहा है कि इस बात पर गौर करने की जरूरत नहीं है कि हुसैन हक्कानी ने किसके कहने पर वीजे दिए और क्या वजूहात थी। गौर इस बात पे करना चाहिए कि उसामा बिन लादेन पाकिस्तान कैसे आया। नहीं, वो भी ठीक है, बिल्कुल ठीक बात की उन्होंने, उसको भी देखना चाहिए। और वहाँ पर जहाँ पे जिस इसका कसूर और गलती है, और चाहे वो पॉलिसी की है, चाहे रियासत की है, चाहे इदारों की है, चाहे ISI की है, चाहे हुकूमत किसी हुकूमत की है, चाहे मुशर्रफ की है, उनको ज़रूर सवाल पूछना चाहिए उस चीज़ का। लेकिन इसका क्या मतलब है कि चूँकि OBL यहाँ बैठा था उसामा बिन लादेन, तो हम यहाँ से एक कायदे को, एक कानून को तोड़ के वज़ीर आज़म के तौर पर मैं ख़त लिखूँ कि जिसको मर्जी है यहाँ भेज दो। वही कह रहे हैं कि हर शख्स ने अपने गुनाह का हिसाब देना है। तो इस वक्त जिस गुनाह का जो सवाल है वो हुसैन हक्कानी, यूसुफ रज़ा गिलानी और इम्प्लिसिटली आसिफ अली जरदारी के ऊपर चल रहा है। ठीक है,
धामरा साहब, जिस तरह से अभी कहा कि एयर वाइस मार्शल शहजाद चौधरी साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी को अपना हिसाब देना है, किसी और का नहीं। मुशर्रफ साहब ने जो किया वो उसके जवाबदेह खुद होंगे, पीपल्स पार्टी को अपना हिसाब खुद देना है, आप उसको ब्लेम नहीं कर सकते। देखिए, मैंने कहा कि पीपल्स पार्टी ग्राउंड पर मौजूद है, पीपल्स पार्टी जवाब देगी। इस एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट भी है, वो भी आप ओपन कर सकते हैं। मेमो स्कैंडल में आप पीपल्स पार्टी के खिलाफ गए थे, उस टाइम भी इसी तरह पीपल्स पार्टी के ऊपर सवालात उठाए गए थे। उसके बाद जैसे जनरल मुशर्रफ की मैंने बात की कि वो आके और जवाब देंगे, तो जनरल मुशर्रफ तो यहाँ पर थे, गद्दारी का मुकदमा पाकिस्तान में थे तो बना था, और उन्होंने बगैर वीजे के अमेरिकन को यहाँ पर मंगवाया, इमिग्रेशन से उसको बिल्कुल पास आउट करने के लिए उन्होंने कार्गो गेट के बराबर उनकी एंट्री और बाहर निकालने का मंसूबा बनाया। वो ग्राउंड पर मौजूद है। जनरल मुशर्रफ को तो आपने बाहर ही निकाल दिया, वो तो यहाँ पर ग्राउंड पर मौजूद थे, मगर बावजूद उस पे कि उसके कोई नहीं पूछेगा। डॉन डीक जो है वो वजीर आजम हाउस में उसकी मौजूदगी में होने वाली मीटिंग जो है वो लीक होती रही है। तो इसलिए जर्नली एक बनाए आप कमीशन, पीपल्स पार्टी इस बात को भी फेस कर रही है और करेगी, बिल्कुल करेगी। मगर 2002 से लेकर 17 तक अगर क्या कौन सा गलत मुतालबा पीपल्स पार्टी कर रही है कि आप बनाए चीजें और लिस्टें बनाए, किसने कितना गलत काम किया। लेकिन धामरा साहब, जो पीपल्स पार्टी कह रही है कि असल मामले से तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है, नॉन इशू है, तो कौन तवज्जो हटा रहा है, क्या वजह है? मेरे ख्याल में बहुत सारी थ्योरीज आएंगी इस मुल्क में, और खासतौर पर पीपल्स पार्टी के हवाले से जिस तरह मनसूबाबंदी कर रहे हैं इलेक्शन में आने के लिए। ये इलेक्शन से कुछ महीने पहले अगर इस तरह की कोई थ्योरी आती है तो इस बात में कोई शक नहीं कि पीपल्स पार्टी के ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि वो आइंदा इलेक्शन में जो है वो कंफर्टेबल ना जा सके। ठीक है नाज़रीन, यहाँ एक ब्रेक के बाद बात करेंगे पाक भारत मुज़ाकरात की बहाली के इम्कानात क्या हैं, बात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। गुज़िश्ता रोज़ यौम पाकिस्तान के मौका पर भारत की जानिब से न सिर्फ मुबारकबाद के पैगामात आए, बल्कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने दहशत गर्दी और कशीदगी से पाक माहौल में ताल्लुकात कायम करने की ख्वाहिश का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को लिखे गए ख़त में इसी पर बात करेंगे हम इस सेगमेंट में। और पाक अफगान ताल्लुकात जो पीस प्रोसेस है मॉस्को से जो इनिशिएट हो रहा है दोबारा से, इसके कितने इम्कानात हैं कामयाबी के, इस पर भी बात होगी। सबसे पहले बात करेंगे पाक भारत ताल्लुकात की। लगारी साहब, कल भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का ख़त आना और ख़ित्ते में दहशत गर्दी और कशीदगी से पाक माहौल में ताल्लुकात कायम करने की ख्वाहिश का इजहार करना, क्या पाकिस्तान इसे संजीदा लेगा या फिर ये एक रस्मी कार्रवाई थी? एक रस्मी कार्रवाई भी हो सकती है और इससे कुछ आगे निकलता हुआ भी आप देख सकते हैं। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इंडिया के बहुत अनप्रेडिक्टेबल हैं। जब उनके इलेक्शन फीवर होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा वो पाकिस्तान की बैशिंग करते हैं, यहाँ तक कि इंडस वाटर ट्रीटी जैसे मुआहदों को भी वो जी चैलेंज कर देते हैं, उसकी भी धमकियाँ देते हैं, पाकिस्तान के ऊपर एक वॉर वेज करने का भी थ्रेट करते हैं। फिर जब वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो इस किस्म के जस्टिस भी करते हैं। लेकिन आपको हमें ये भी देखना है कि क्या वो यूपी के अंदर इस किस्म का स्टांस उठाने के बाद जो इलेक्शन जीते हैं, क्या उसकी वजह से वो और भी आरएसएस के एजेंडा क्यों से ज़्यादा मरूब होके एंटी पाकिस्तान एक जो सेंटिमेंट है उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं इलेक्शन के अंदर अपनी कामयाबी नहीं। फिर हम ठीक है शहजाद चौधरी साहब, जिस तरह बात की लगारी साहब ने कि भारत के अंदर पाकिस्तान सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जब भी इंतखाबात होते हैं तो पाकिस्तान के खिलाफ बैशिंग करके इंतखाबात में अपनी मर्जी के नताइज हासिल करने की कोशिश की जाती है, वोटर्स को अपनी यादें माइल करने के लिए। अब भी आपने देखा कि भारत में जब मुख्तलिफ रियासतों में इंतखाबात हो रहे थे, भारत ने जो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात काफ़ी ज़्यादा कशीदा रखे, LOC पे फायरिंग जारी रही और दीगर भी आपने देखा कि इल्ज़ामात का सिलसिला मुसलसल जारी रहा। लेकिन ये इंतखाबात का मरहला ख़त्म होते ही आपने देखा कि इंडस वाटर कमीशन का भी पाकिस्तान में आ जाना और कल जो मुबारकबाद के खतूत आए भारत की जानिब से और कुछ ख्वाहिश का इज़हार भी किया गया है भारत की जानिब से ताल्लुकात की बहाली के लिए, तो कैसे देख रहे हैं, कोई तवक्को है पाक भारत ताल्लुकात और बिलखुसूस मुज़ाकरात की बहाली की? देखिए, पाकिस्तान में जिस चीज़ को हमें समझना चाहिए वो ये है कि एक इनसिक्योर मोदी ज़्यादा ख़तरनाक है एक सिक्योर मोदी की बनिस्बत।
यानी पाकिस्तान और भारत के जो आपस की डायनामिक्स हैं, जो तल्लुकात हैं, उसमें तो कभी कोई शक व शुबा नहीं रहा ना कि किस किस्म के तल्लुकात हैं। उसमें शख्सियात के बदलने से कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं आता पाकिस्तान और भारत के तल्लुकात में। लेकिन जो उनका वज़ीर आज़म अगर इनसिक्योर होगा और ख़ास तौर पे ऐसा अनप्रेडिक्टेबल आदमी नरेंद्र मोदी की तरह का, तो वो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। इस कामयाबी के बाद जो कि यूपी में या बाकी स्टेट्स में अभी बीजेपी को मिली या नरेंद्र मोदी को मिली, तो उससे नरेंद्र मोदी ज़्यादा सिक्योर हो गया है भारत के अंदर। अब आपने जितना आपने आपस में सींग बढ़ाने थे अब बढ़ा लिए। अब इसके बाद मामला वक्त आ गया है कि मोदी साहब अब बैठ के भारत के पाकिस्तान के साथ तल्लुकात को थोड़ा सा बेहतर लाइंस पे उस्तवार किया जाए। उसी में फिर आपको ये एक दो चीज़ें होती नज़र आती हैं। वरना याद रखें, इंडस वाटर कमीशन में अगर ये पाकिस्तान के साथ ना बैठते तो अगला स्टेप क्या है? पाकिस्तान अमेरिका के पास चला जाएगा कि लेंजी को बुलाएं और हमारे साथ बैठ के मामला को दुरुस्त करें, जो कि भारत नहीं चाहता कि ये कोई थर्ड एजेंसी इन्वॉल्व हो। और वहां जाके जो उनके हुकाम ने जो बयानात दिए वो बिल्कुल बरक्स थे उस बयान के जो ख्वाजा आसिफ साहब ने यहाँ पे दिया था कि आर्बिट्रेशन के लिए राजी हो गए, वो मुकर के जाके वहाँ पे उन्होंने कहा कोई ऐसी बात नहीं हुई। जी मेरा ख्याल है कि ये भी एक गलत रिपोर्टिंग हुई है, गलत तरीके से बताया गया है। पाकिस्तान ने उसको जिस तरीके से कहा, मेरा मतलब वाज़ेह अंदाज में अगर इस तरह की चीज़ें कोई मूवमेंट आगे वो होती है तो उसको भी रैप्स में रखना चाहिए। यानी अभी फ़िलहाल मख्फी रखें। उनकी इतनी बड़ी तकरीरें करने की ज़रूरत नहीं है कि हमने क्या कमाल कर दिया, कि हमने उनको डिज़ाइन बदलवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। पाकिस्तान और भारत के मामलात बहुत ज़्यादा गंभीर हैं, आपस में कॉम्प्लेक्स हैं। उनको एक मीटिंग से या एक तरह की कोई एक हल्का सा इशारा जहाँ पे कोई पॉजिटिव आए, उसको कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं गिरदारना चाहिए। लेकिन ये याद रखें कि ये स्टेप्स हमेशा छोटे छोटे ही होंगे जो कि बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे। तो इसलिए अगर कोई अच्छा कदम कोई उठता नज़र आता है तो उसको फिर तकरीर में या उसको इस बुलंद बांग दावों के अंदर कन्वर्ट नहीं करना चाहिए। यानी जब तक कंक्रीट ना हो जाए उसे खुफिया रखा जाए। अवैस ग़ारी साहब, बात करते हैं कुछ अफगानिस्तान की। अप्रैल में मॉस्को में कसीरुल मुल्की एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसमें पाकिस्तान, रूस, चीन, इंडिया और ईरान की शिरकत होगी, जबकि अमेरिका ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार कर दिया है। गुज़िश्ता दिनों अफगान तालिबान का 7 रुकनी वफ्द एक पाकिस्तानी हुकाम से मिला और इसी प्रोसेस से मुतालिक बातचीत हुई। तो क्या इस अमल में जो अभी इनिशिएट हो रहा है, दोबारा से जारी है मॉस्को में, इसकी चाबी भी क्या पाकिस्तान के पास है? वो मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा था और बीच में आवाज़ डिस्कनेक्ट होगी, मैं पूरी नहीं कर सका। उसके ऊपर सिर्फ मैं 5-10 सेकंड लूँगा। मोदी की हुकूमत अब अगले कुछ चंद महीने या साल डेढ़ जो रह गया है उसके अंदर मेरा नहीं ख्याल उसकी हुकूमत के अंदर वो इस पोजीशन में आ सकेगा कि पाकिस्तान के साथ कोई कॉन्क्रीट स्टेप्स कॉन्फिडेंस बिल्डिंग दी मेजर्स के तौर के ऊपर ली जा सके। लेकिन अगर हमारा वो जो डायलॉग प्रोसेस ख़त्म भी हुआ था, अगर वो दोबारा री इनिशिएट भी हो जाए अगले इलेक्टोरल प्रोसेस से पहले, यानी पाकिस्तान के 2018 के इलेक्शन से पहले और उनके नेक्स्ट जनरल इलेक्शन से पहले, तो वो भी हमें एक कामयाबी समझनी चाहिए और उसकी तरफ काम करना चाहिए। इस वक्त तो बदकिस्मती ये है कि जो सबसे बड़ा इशू है, जो पानी का इशू हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में आया हुआ है, उसकी भी आर्बिट्रेशन वर्ल्ड बैंक का रोल वो इस वक्त एक्सेप्ट नहीं करे। हम होपफुल ज़रूर हैं, लेकिन मोदी जिस तरह चौधरी साहब ने फरमाया बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। होप ही कर सकते हैं। आपने अगर अफगानिस्तान की बात की कि उसके ऊपर मेरा टेक ये है कि अफगानिस्तान के अंदर जितने स्टेक होल्डर्स हैं, मेरे अंदाजे के मुताबिक QCG ग्रुप जो था उसको भी अपने आप को रीएक्टिवेट फौरी तौर के ऊपर करना चाहिए, किसी प्रोसेस से बाहर नहीं रहना चाहिए। अगर रूस और चीन कोई किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर भी एक्टिवेट हो रहे हैं, उनको पाकिस्तान या बाकी ममालिक को एंगेज करने से ज़्यादा अफगानिस्तान के जो अंदर स्टेक होल्डर्स हैं, जो अंदर कॉम्प्लिकेटेड एनवायरनमेंट है, क्या तालिबान को वो अपने प्रोसेस का हिस्सा बनाना चाहते हैं कि नहीं? क्या नॉर्दर्न अलायंस वाले और अशरफ गनी साहब और हामिद कारजाई साहब जो हैं, या उनकी जो जी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं या उनकी आर्म्ड फोर्सेस हैं, क्या वो सब एक पेज के ऊपर हैं इस पीस प्रोसेस के अंदर कि नहीं? इस वक्त ये कॉम्प्लिकेशंस हैं। और इन जो ये अमल जो QCG में जो सारा अमल था वो बड़ा कंपोजिट था, बड़ा डिटेल्ड था, लेकिन वो फ्लॉप हो गया, नहीं कामयाब हो सका। जी अवैस ग़ारी साहब, अवैस ग़ारी साहब, आपने QCG की बात की, वो बड़ा एक एलैबोरेट, एक बड़ा कंपोजिट एक वो प्लान था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। एक मुल्ला उमर की खबर आने के बाद वो सारा काम जो है वो सबूताज हो गया।
तो अब आप कितनी आप उम्मीद रखते हैं कि अब की मरतबा जो एक नया प्रोसेस इनिशिएट हो रहा है ये सक्सेसफुल होगा? देखिए जी, अफगानिस्तान के मामले के अंदर तो उम्मीद आपको उम्मीद दर उम्मीद रखनी पड़ेगी, उसके अलावा कोई हल नहीं है। और जब तक आप अफगानिस्तान के अंदर तमाम उनकी सोसाइटी के मेजर प्लेयर्स को एक्टिवेट करके इन्वॉल्व नहीं करते, पीस प्रोसेस नहीं है, पीस नहीं है अफगानिस्तान के अंदर। तालिबान को बाहर रख के पीस लेके आने के लिए आजमा चुकी है ना पूरी ग्लोबल कम्युनिटी, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए, डेवलपमेंट एड दी, मिलिट्री एड दी, हर चीज को आजमा चुके, नहीं हुआ। आज अफगानिस्तान के अंदर इंटरनल उनके जो इश्यूज हैं और एक पेज पर ना होना है, वो बहुत एक बड़ी वजह है। और रूस और QCG को दोनों को इसी के ऊपर फोकस करना चाहिए। ठीक है शहजाद चौधरी साहब, अमेरिका इस अमल में शरीक नहीं हो रहा जो अप्रैल में मॉस्को में शुरू हो रहा है। कसीरुल मुल्की अमेरिका जो एक मेजर प्लेयर है अफगानिस्तान के अंदर, उसकी अदम शिरकत के बावजूद ये अमल कामयाब होना कितने ज़्यादा इम्कानात हैं इसके? देखिए, इसमें तो जितने लोग भी मदद करें, जितने लोग शामिल हों, उतना अच्छा है। यानी देखिए कि क्वाड्रेंट ये जो QCG था, ये जब बंद हो गया या तकरीबन डॉर्मेंट हो गया कुछ अरसे के लिए, तो मॉस्को ने कदम उठा के सामने आ गया मैदान में। चीन, मॉस्को, पाकिस्तान, ईरान, ये सब लोगों को इकट्ठा करके हमने अफ़गानिस्तान के साथ मिलकर इस मसले को, उन्होंने कम से कम इसको अंदर शुरुआत कर दी। उसके बाद QCG के ऊपर भी अब दोबारा सरताज अजीज़ साहब गए तो QCG के ऊपर दोबारा बातचीत का अमल बरतानिया में बैठ के उसके ऊपर ये फैसला हुआ कि इसको दोबारा रीइनिशिएट होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के इंटरेस्ट रशियंस के और अमेरिकन के अभी तक अफ़गानिस्तान में ज़ाहिर है कि वो नहीं चाहते कि दूसरा फरीक जो है वो ज़्यादा यहाँ पे असरअंदाज हो या इन्फ्लुएंशियल हो। लेकिन ज़्यादा बड़ा मसला मुझे यूँ नज़र आता है कि अफ़गानिस्तान या अफ़गान पाकिस्तान से जो उनकी नफ़रत है, जो कि बवजूह हो सकती है, उनके पास बेशुमार उसकी वजूहात होंगी, लेकिन उस नफ़रत में वो अंधे होते जा रहे हैं उन असेंशियल आइटम्स की तरफ, उन ज़रूरी इक़दामात की तरफ जो कि उनको अपने मुल्क में करने हैं, जिसकी ज़्यादा डिटेल आपको अवैस लगारी साहब ने बताई। अच्छा, पाकिस्तान को ये करना चाहिए कि पाकिस्तान को बिल्कुल इस मामले में जहाँ तक मुमकिन हो अफ़गानिस्तान की रियासत को जहाँ पे मदद हो सकती है वो मदद प्रोवाइड करनी चाहिए, जहाँ पे मुमकिन हो, जो हमारे पास है, हमारे डोमेन में आता है, हमारे कैपेसिटी के अंदर है। लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें तालिबान के बिहाफ के ऊपर किसी तरह से भी लड़ाई या उनके साथ नेगोशिएशन या इनके बिहाफ के ऊपर खड़े होकर कोई बहुत बड़ा मुकदमा लड़ना इनके बिहाफ वो नहीं करना चाहिए। तालिबान अफ़गान है और ये अफ़गान हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि इनको शामिल करे, किस तरीके से करती है, कैसे लेके जाती है, किस तरह से करना चाहते हैं, ये उनका मसला है। मेरा ख्याल है कि हमें अपने तौर पे जब हम तालिबान के बिहाफ के ऊपर उनके प्रॉक्सी या उनके वकील बन जाते हैं तो फिर मामला वहाँ पे ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो ये मेरी तरफ से ये एक सजेशन है। पाकिस्तान को अपनी सिंसियर एफर्ट्स जारी रखनी चाहिए, लेकिन किसी का वकील उस तालिबान का वकील नहीं बनना चाहिए। बहुत शुक्रिया अवैस लगारी साहब और शहजाद चौधरी साहब हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, आज के शो में इतना ही, फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।